नमस्कार। जैव विविधता की पिछली क्लास में हम लोगों ने जैव विविधता की सेवाएं, जिसमें कि हमने आपको 3 तरह की सेवाओं के बारे में बताया था। उत्पादक सेवाएं, पारिस्थितिकी या नियामक सेवाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेवाओं के बारे में अध्ययन कराया था। इसके बाद हमने आपको भूमंडलीय जैव विविधता या वैश्विक जैव विविधता के बारे में अध्ययन करवाया था, जिसमें हमने आपको अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों के बारे में बताया था, जिसमें हमने इस क्षेत्र में आपको उष्णकटिबंधीय वर्षावन, प्रवाल भित्तियाँ और आर्द्र भूमि के बारे में अध्ययन करवाया था। अब आर्द्र भूमियों को भी हमने 2 हिस्सों में बांटा था, सागर तटवर्ती आर्द्र भूमि और अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि। आज बात करते हैं हम रामसर समझौते की। रामसर समझौता तो द कन्वेंशन ऑन वैलेंस ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की झीलों पर सम्मेलन को रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स of international importance यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की झीलों पर सम्मेलन ठीक है को रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। को रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब रामसर सम्मेलन के अनुसार वर्ष 1997 से प्रत्येक 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। रामसर सम्मेलन के अनुसार के अनुसार 1997 से, कब से? 1997 से प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई। मनाए जाने की शुरुआत की गई। ठीक है। बात करते हैं आगे, तो भारत की लगभग 26 आर्द्र भूमि क्षेत्रों को रामसर सूची में सम्मिलित किया गया है। कितनी? 26। भारत की लगभग 26 आर्द्र भूमि क्षेत्रों को
रामसर सूची, रामसर सम्मेलन सूची में सम्मिलित किया गया। ठीक है, किसमें, जो रामसर सूची बनी या रामसर सम्मेलन की जो सूची बनी उसमें भारत की लगभग 26 आर्द्र भूमियों को सम्मिलित किया गया। अब भारत की प्रमुख आर्द्र भूमियाँ कौन कौन सी हैं, थोड़ा उन पे नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में जो है आपके आर्द्र भूमि में सम्मिलित है बूलर झील, ठीक है। दूसरी यहाँ की सोमोरेरी झील, सोमोरेरी झील। तीसरी यहाँ की होकेरा आर्द्र भूमि, होकेरा आर्द्र भूमि, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके मुरनसर मानसरोवर झील, मुरनसर मानसरोवर झील, ये झीलें जो हैं आपके मानसरोवर या मानसेर, ठीक है, जो झील है वो आपके इसमें सम्मिलित की गई है। किसमें, आर्द्र भूमि में। कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। दूसरी देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश से जो है चंद्रलता आर्द्र भूमि है, चंद्रलता आर्द्र भूमि है जो इसमें सम्मिलित की गई। दूसरी है आपकी पोस्ट डैम झील, पोस्ट डैम झील, ठीक है। इसके बाद आपके रेणुका आर्द्र भूमि, रेणुका आर्द्र भूमि, ठीक है, यहाँ पे सम्मिलित की गई है। अच्छा, जो रेणुका आर्द्र भूमि है ये भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कही जाती है, भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन है, तो रेणुका आर्द्र भूमि है। ये कहाँ पे उपस्थित है, हिमाचल प्रदेश में। अगला लेते हैं पंजाब। किसको, पंजाब को। तो पंजाब में जो है हरिके झील, हरिके झील इसमें सम्मिलित है। अच्छा, जो हरिके झील है ये सतलज नदी से निर्मित मानव निर्मित झील है, ठीक है। इसको मानव निर्मित झील भी कहा जाता है, मानव निर्मित झील के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की दूसरी आर्द्र भूमि है कांजली झील, कांजली झील, ठीक है। इसके बाद रोपड़ झील, ये जो है आपके पंजाब से हैं। इसके बाद बात करते हैं केरल से। तो केरल से जो आर्द्र भूमि है वो है अष्टमुदी, ठीक है, अष्टमुदी आर्द्र भूमि है।
और पश्चिम कोट्टा है, पश्चिम कोट्टा, ये भी आर्द्र भूमि यहाँ से सम्मिलित है। वेम्बनाड है, वेम्बनाड है, ठीक है। और वेम्बनाड को भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कहा जाता है, भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, ठीक है। इसको जो है भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान की, तो राजस्थान में सांभर झील, सांभर झील है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये सब क्या है, यहाँ जो राजस्थान है वहाँ की आर्द्र भूमि है। आगे देखते हैं, अगला आपका राज्य है ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा में आपके चिल्का झील, ठीक है। इसके बाद आपके भीतरकनिका मैंग्रोव, भीतरकनिका मैंग्रोव, ये आपके ओडिशा में हैं आर्द्र भूमियाँ। इसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में आपके कोल्लेरू झील, कौन सी है, कोल्लेरू झील, ये आपके आंध्र प्रदेश से आर्द्र भूमि में सम्मिलित है। इसके बाद बात करते हैं असम की, ठीक है, तो असम में आपके दीपोर झील जो है इसमें सम्मिलित है, असम से दीपोर झील सम्मिलित है, ठीक है। इसके बाद आपके बात करते हैं तमिलनाडु से, तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु से जो है पॉइंट कैलीमर, पॉइंट, ठीक है, कैलीमर, पॉइंट कैलीमर वन्यजीव, वन्यजीव या एवं पक्षी अभयारण्य, एवं पक्षी अभयारण्य, ये सम्मिलित है आर्द्र भूमि में। इसके बाद बात करते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में जो है रुद्रसागर झील है, रुद्रसागर झील है जो आपके आर्द्र भूमि में सम्मिलित है। इसके बाद बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर की, तो मणिपुर में जो है आपके लोकटक झील इसमें सम्मिलित है, लोकटक झील सम्मिलित है आर्द्र भूमि में। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो ऊपरी गंगा का भाग है वो सम्मिलित है, ऊपरी गंगा नदी सम्मिलित है इसमें, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपके पश्चिम बंगाल की। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें
तो इसमें पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि स्थित है, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि सम्मिलित है इसमें, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में जो है आपके भोज आर्द्रभूमि है, भोज आर्द्रभूमि सम्मिलित है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य सम्मिलित है इसमें, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य सम्मिलित है आपके किसमें, आर्द्रभूमि में। ये अपने जो भारत की जो आर्द्रभूमियाँ रामसर सम्मेलन में सम्मिलित की गई वो थी, ठीक है। अब हम लोगों ने जो है अत्यधिक आर्द्रभूमि वाले क्षेत्रों को 4 भागों में विभाजित किया था। तो पहला भाग था आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा था प्रवाल वित्तीय, तीसरा था आर्द्रभूमियाँ, और इसका चौथा भाग जो है वो उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र था। कौन सा? उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र था, ठीक है। क्योंकि इन 3 का हम पहले अध्ययन कर चुके। हम आपको उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में पिछली क्लास में बता चुके, प्रवाल वित्तियों के बारे में बताया था, आर्द्र भूमियों के बारे में बताया था, और आज अब हम आपको इसके चौथे भाग उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। क्या है? उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्रों में जो तापमान है ऊंचा रहता है हमेशा, और वर्षा भी अधिक होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र में वर्षा अधिक तथा तापमान उच्च रहता है, ठीक है। इसमें जो तापमान है वो भी ऊंचा रहता है, और जो है आपके वर्षा भी अधिक होती है। और होता क्या है, इस क्षेत्र में जो समुद्री जीव जंतु एवं वनस्पतियों का विकास जो है वो अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होने के कारण बहुत अधिक होता है। इसलिए यहाँ इसको जो है जैव विविधता, अत्यधिक जैव विविधता की अधिकता में रखा जाता है। अब बात की जा रही थी जैव विविधता के बारे में, तो हमने आपको अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पढ़ा दिया था, अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र जिसमें 4 खंड थे, उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रवाल वित्तियाँ। अब बात करते हैं अत्यधिक जैव विविधता वाला हो गया, बात करते हैं अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। किसकी बात करते हैं? अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, ठीक है। क्या है अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र? तो इसके अंतर्गत जो है मानसूनी प्रदेश, पश्चिमी यूरोप घास के मैदान सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत मानसूनी प्रदेश तथा पश्चिमी यूरोप घास के मैदान सम्मिलित किए जाते हैं,
ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अधिक वर्षा के कारण जो है यहाँ जंगलों का बहुत अधिक विकास होता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर कोणधारी वन और चौड़ी पत्ती वाले वन या दोनों मिश्र रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अधिक वर्षा होने के कारण, अधिक वर्षा होने के कारण, बहुत अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ जंगलों का विस्तार होता है, यहाँ जंगलों का विस्तार होता है तथा विशेषता क्या होगी, कोणधारी वन, कोणधारी वन तथा चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। कौन कौन से अगर उदाहरण देखा जाए तो यहाँ पर चीड़, फर, ठीक है, स्प्रूस, आपके वालनट, ठीक है, चेस्टनट, आपके ओक, एस, वर्च जैसे पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, अगर भारत के मालाबार तट तथा अंडमान निकोबार द्वीप के बात की जाए तो यहाँ पर भी सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ जो सघन वन पाए जाते हैं उनमें जो है शीशम, साखू, आम, महुआ, पलास, जामुन, पीपल, बरगद, नीम, इनके पौधों की अधिकता पाई जाती है। कहाँ? भारत के जो मालाबार तट हैं या अंडमान निकोबार वाले जो सघन वन हैं। और नमी की अधिकता के कारण, जंगल की सघनता के कारण यहाँ पर जो उड़ने वाले पक्षी हैं तथा पेड़ों पे जो चढ़ने वाले जीव हैं उनकी अधिकता पाई जाती है। अब ये वन सघन है तो सघन होने के कारण यहाँ पर शेर, चीता, तेंदुआ, सियार, हाथी, जंगली भैंसा, गैंडा, हिरन, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी इन प्रदेशों में मिलते हैं। और मुख्य बात यदि की जाए तो भारत के जो मालाबार तट और अंडमान निकोबार के सघन वन हैं, यहाँ पर घास के जो मैदान पाए जाते हैं वो प्रेरी और स्टेपी और पंपास, वेलडाउन्स, इस प्रकार के कौन कौन से प्रेरी हैं, स्टेपी हैं, पंपास हैं और वेलडाउन्स, इस प्रकार के जो हैं यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। बात करते हैं हम कम जैव विविधता वाले क्षेत्र, कम जैव विविधता वाले क्षेत्र। अगर कम जैव विविधता वाले क्षेत्र की बात करें तो वनस्पतियों और जीव जंतुओं के विकास की अनुकूल परिस्थितियों के अभाव के कारण विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है जैव विविधता की दृष्टि से बहुत कमज़ोर है। जैसे आपके मरुस्थलीय और उपध्रुवीय क्षेत्र। कौन से? मरुस्थलीय और उपध्रुवीय क्षेत्र। इसमें कौन से क्षेत्र आएंगे? दोनों मरुस्थलीय और उपध्रुवीय क्षेत्र। ये दो क्षेत्र जो हैं आपके कम जैव विविधता वाले क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, बात करते हैं निम्न जैव विविधता वाली क्षेत्रों की।
निम्न जैव विविधता वाले क्षेत्र। अगर हम निम्न जैव विविधता वाले क्षेत्रों की बात करें तो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के चारों ओर बहुत सा बड़ा भाग जो हिमाच्छादित है, बर्फ से ढका हुआ है। तो बर्फ से ढके होने के कारण जंतुओं और वनस्पतियों का जो है अस्तित्व नहीं पाया जाता है। ठीक है। और हिमाच्छादित के अंतिम छोरों पर यहाँ पर भी जो है हिमद्रवण होता रहता है, तो वहाँ छोटी छोटी जो वनस्पतियाँ और जीव जंतु हैं उनका तो उद्भव हो जाता है, लेकिन मेन जो आच्छादित भाग है वहाँ पर जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है पूर्णतया निम्न जैव अवस्था, मतलब बिल्कुल बहुत ही कम जैव व्यवस्था पाई जाती है। कहाँ पर? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर। रीजन क्या है कि यहाँ पर बर्फ से ढके हिमाच्छादित क्षेत्र पाया जाता है ये, जहाँ पर जंतुओं और वनस्पतियों का जब विकास ही नहीं है, जब विकास नहीं है तो जैव विविधता कहाँ है। ठीक है। बात करते हैं विभिन्न प्रकार की जैव विविधताओं के प्रकार। तो जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के प्रकार की बात करें तो जैव विविधता जो है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली है स्थानीय जैव विविधता। स्थानीय जैव विविधता क्या है? स्थानीय जैव विविधता एकाक समुदाय में जातियों की संख्या एवं विविधता को स्थानीय जैव विविधता कहते हैं। एकांक समुदाय में, एकांक समुदाय में जातियों की संख्या, जातियों की संख्या एवं विविधता को, एवं विविधता को स्थानीय जैव विविधता कहते हैं। क्या क्या शामिल हैं इसमें? तो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, आपके कच्छ का रण, ठीक है, आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली विविधता जो है उसको हम स्थानीय जैव विविधता कहते हैं। और इस जैव विविधता को अल्फा विविधता भी कहते हैं। स्थानीय जैव विविधता को अल्फा जैव विविधता भी कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात करते हैं राष्ट्रीय जैव विविधता की। दूसरा प्रकार होता है राष्ट्रीय जैव विविधता। क्या है राष्ट्रीय जैव विविधता? तो किसी राष्ट्र या बड़े क्षेत्र की, किसी राष्ट्र या बड़े क्षेत्र की, ठीक है, पूरे राष्ट्र की ले लें या कोई भी बड़ा क्षेत्र ले लें,
उसकी जैव विविधता को, किसी राष्ट्र या बड़े क्षेत्र की जैव विविधता को राष्ट्रीय जैव विविधता कहते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता कहते हैं। ठीक है। इसमें जैसे भारत, चीन, ठीक है, आपके वियतनाम आदि स्टेटों या आदि राज्यों का जो मानसूनी एशिया के अंग हैं, फिर भी इनकी जैव विविधता जो है बिल्कुल अलग अलग होती है। ठीक है। और इस प्रकार की जैव विविधता को बीटा जैव विविधता कहा जाता है। यानी कि राष्ट्रीय जैव विविधता को बीटा जैव विविधता कहते हैं। बीटा जैव विविधता कहते हैं। मतलब इन देशों की जो जैव विविधता होगी, भारत, चीन, वियतनाम आदि देशों की जैव विविधता, इसको जो है हम राष्ट्रीय जैव विविधता में ले जाते हैं। और तीसरी जो जैव विविधता है आपकी, वो है वैश्विक जैव विविधता। कौन सी है? वैश्विक जैव विविधता। वैश्विक जैव विविधता क्या है? वैश्विक जैव विविधता की अगर बात करें तो विस्तृत एवं वृहद मतलब बड़े में, ठीक है, भौगोलिक प्रदेश की जैव विविधता, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? वैश्विक जैव विविधता। ठीक है। और वैश्विक जैव विविधता को गामा जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता कहा जाता है। इस प्रकार से जो है 3 प्रकार की जैव विविधताएं होती हैं: स्थानीय जैव विविधता, राष्ट्रीय जैव विविधता और वैश्विक जैव विविधता।